phenomena of bending of light from its natural straight line path when it goes from one medium to another medium। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका जो नेचुरल स्ट्रेट लाइन पाथ है उससे मुड़ जाती है। तो इसी लाइट के इसी मुड़ने के फिनोमेना को, नेचुरल पाथ से मुड़ने के फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखो यहां से मीडियम क्या चीज है? मीडियम तो मान लो लाइट की जो स्पीड होती है, हमें पता है लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है? वैक्यूम एयर में हम कितना मान के चलते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कि लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, लेकिन जब लाइट एक मीडियम से, मान लो एयर से वाटर के अंदर जाएगी, तो एक तरफ मीडियम क्या हो गया? एयर, और एक तरफ क्या हो गया? वाटर। और जो लाइन दो मीडियम को सेपरेट करती है उसको बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। ठीक है, तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसके नेचुरल पाथ से थोड़ा सा मुड़ जाती है। देखो कैसे, तो यहां पे हम देखते हैं कि ये मान लो हमारे पास कोई इंटरफेस है, ये इंटरफेस है x1। ठीक है, इधर मान लो एयर है, इधर नीचे क्या है? वाटर। ठीक है, तो ये लाइन दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। ये जो लाइन है एक्स वाई सेपरेटिंग टू मीडियम। अब लाइट किसी सोर्स से निकल करके आई, ये ऐसे लाइट चल करके आ रही है, यहां पे गिरी, इस इंटरफेस पे गिरी। ठीक है, इस सोर्स से मान लो कोई सोर्स था, इससे लाइट निकली, एक रे निकली और यहां पे गिरी। अब जब इस मीडियम में जाएगी तो हम क्या देखते हैं कि लाइट बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं जाती, थोड़ा सा मुड़ जाती है। यहां पे हम देखें, पहले नॉर्मल ड्रा करें तो नॉर्मल वो लाइन होती है जो किसी सरफेस को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, अब यहां पे जब लाइट गिरेगी तो इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से। ठीक है, और जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, यहां गिरी तो ये इस तरह से जाएगी, दिस इज एंगल ऑफ आर। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर किसको बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को। आई को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है भाई, लाइट अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट कैसे जाती? बिल्कुल सीधी ऐसे जाती, ऐसे बिल्कुल सीधी ऐसे निकल जाती है लाइट ऐसे। ठीक है, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हुआ तो लाइट क्या हो गई? मुड़ गई। और इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका जो नेचुरल पाथ होता है उससे बेंड हो जाती है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट, सिंपली लैंग्वेज में हम बोले बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब बेंडिंग का मतलब क्या होता है? ये नॉर्मल है, ये किधर हट गई? नॉर्मल से आ गई, ये ऐसे भी मुड़ सकती थी, ये इधर भी मुड़ सकती थी इस तरह से। जैसे हम ये बात करें कि अगर
इधर एक और डायग्राम बनाए हम यहाँ पे इस तरह से, ये ठीक है, ये हमने एक रे डाली यहाँ पे, एक नॉर्मल, और ये रे यहाँ पे ऐसे दे दी, ठीक है, और ये जब यहां से निकली तो ऐसे हो गया, दिस इज आई, दिस इज आर, दिस इज एक्स वाई, ये नॉर्मल हमारा। तो इसमें किधर मुड़ रही है लाइट? टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसमें किधर मुड़ रही है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये क्या जा रही है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये किधर मुड़ रही है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। इधर इसमें किधर जा रही है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो रिफ्लेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमें ये पता होना चाहिए कि लाइट कब तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी और कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगी। इधर हमने उल्टा कर दिया, वाटर ले लिया, इधर के ले लिया ईयर, ठीक है। तो लाइट कब टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी और कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगी, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। और ये चीज कैसे हम पता कर सकते हैं कि लाइट किस दिशा में मुड़ेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगी? तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा मीडियम रेयर है और कौन सा मीडियम डेंसर है, ठीक है। तो जब लाइट एक मीडियम से दो मीडियम में जाएगी, नंबर दो मीडियम में जाएगी, एक से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि लाइट के रिफ्रैक्शन के लिए दो मीडियम चाहिए हमें। कितने मीडियम चाहिए? दो मीडियम चाहिए। अब उन दो मीडियम में एक मीडियम को हम बोलते हैं रेयर मीडियम और दूसरे को बोलते हैं डेंसर मीडियम, ठीक है। एक मीडियम को हम रेयर बोलते हैं, एक मीडियम को हम डेंसर बोलते हैं। तो रेयर मीडियम क्या होता है? रेयर मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, जिसमें पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, जिसमें लाइट तेजी के साथ चल सकती है। और डेंसर मीडियम क्या होता है? ऐसा मीडियम जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, जिसमें पार्टिकल बहुत ही टाइटली क्लोज्ड होते हैं, पैक्ड होते हैं। तो ऐसे मीडियम को क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम बोलते हैं। तो हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे फिर हम बता सकते हैं कि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगी या टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा और बेसिक पढ़ते हैं। 10th क्लास में सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। लेकिन मैं एक बार दोबारा से इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। तो यहाँ पे देखेंगे रेयर मीडियम, रेयर मीडियम a medium which has less optical density, ठीक है। इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, इज नोन एज रेयर मीडियम, ठीक है। और डेंसर मीडियम क्या होता है? डेंसर मीडियम a medium which has high optical density, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम, नोन एज डेंसर मीडियम, ठीक है। अब हम बात करें, एक पेयर लेते हैं, एक मीडियम का पेयर लेते हैं, वाटर एंड एयर फॉर
वाटर एंड एयर पेयर, वाटर इज डेंसर मीडियम एंड एयर इज रेयर मीडियम। एक पेयर हमने लिया वाटर और एयर का, तो वाटर और एयर के पेयर के लिए एयर तो क्या होगी, रेयर मीडियम होगा, और वाटर क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। क्यों? क्योंकि वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी से ज्यादा होती है। लेकिन जब हम ग्लास और एयर का लेंगे, फॉर ग्लास एंड वाटर पेयर, ग्लास और वाटर की बात करें तो ग्लास क्या है, ग्लास इज डेंसर मीडियम, डेंसर, एंड वाटर इज रेयर। तो ऐसा नहीं है कि वाटर हमेशा ही क्या रहेगा, डेंसर मीडियम रहेगा। वो डिपेंड करता है कि दो चीजें हमने, जो दो मीडियम हमने लिए हैं, उनका पेयर क्या है। अगर वाटर एयर है तो वाटर डेंसर मीडियम होगा, वाटर डेंसर मीडियम होगा, एयर रेयर मीडियम होगी। अगर हमने ग्लास और वाटर का लिया है तो ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वहां वाटर क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम हो जाएगा। वाटर में लाइट जो चलेगी वो धीरे धीरे चलेगी, और वाटर ग्लास के अंदर लाइट जो चलेगी वो धीरे धीरे चलेगी, और वाटर के अंदर लाइट तेजी से चलेगी। लेकिन बात करें एयर और वाटर की, तो एयर के अंदर स्पीड ज्यादा होती है, जैसे वाटर में एंटर करेगी स्पीड कम हो जाएगी और लाइट बैंड हो जाएगी। तो ये दो तरह के मीडियम होते हैं, एक रेयर मीडियम, एक डेंसर मीडियम। तो हमें ये पता होगा कि किस मीडियम से लाइट किस मीडियम में जा रही है, तो हम ये बता सकते हैं कि लाइट किधर बैंड होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बैंड जो होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो उसके लिए क्या नियम है, लाइट किधर मुड़ेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी या टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। तो यहाँ पे हम वो नियम लिखते हैं। तो वो देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं नोट करके, नोट, और ये हम सभी को याद रखना है, अदरवाइज हम रे डायग्राम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, it bends when light goes from denser medium to rare medium। डेंसर से किधर जाएगी, रेयर मीडियम की तरफ जाएगी। it bends towards the it bends away from the normal। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो किधर मुड़ती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो उसका उल्टा हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा लिख देंगे हम, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है बेटा, इसका उल्टा। तो यहां पे देखें, दिस कैन बी रिकॉल रिमेंबर बाय a single letter drawn। ड्रॉन का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे लिखते हैं DRAWN। ड्रॉन का मतलब डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डी का मतलब डेंसर, आर का मतलब टू रेयर,
AW का मतलब अवे, N का मतलब फ्रॉम नॉर्मल। तो हम ये एक सिंगल लेटर याद रखेंगे, ड्रोन। ड्रोन का मतलब डेंसर से जब रेयर में जाएगी तो वो अवे फ्रॉम किधर हो जाएगी, नॉर्मल। और वाइस वर्सा का मतलब जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल उठ जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये वाटर लेंगे हम और ये क्या लेंगे, एयर लेंगे। शायद उल्टा लिखा था हमने, इसको चेंज कर लेना, ये वाटर ये एयर। तो ये क्या हो जाएगा, डेंसर, और ये क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम। तो ये किधर जा रही है रे, ये रे जो है किधर जा रही है, डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है। डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो किधर मुड़ेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये देखो इधर एयर इधर वाटर, इसको करेक्ट कर लेना बेटा, इधर एयर। अब यहां पे देखो ऊपर क्या है, ये मीडियम कौन सा, ऊपर वाला मीडियम रेयर मीडियम है, कैसा है, रेयर। और नीचे वाला कौन सा है, डेंसर। तो डेंस रेयर टू डेंसर किधर मुड़ेगी, इसका उल्टा कर दो, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो किधर मुड़ गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक, तो ये डायग्राम बना करके हम दिखा सकते हैं कि जब डेंसर से रेयर के अंदर जाएगी तो ऑलवेज बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, नॉर्मल से दूर मुड़ेगी। ठीक है, तो ये नियम होता है और ये हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बार बार इसको हम रिपीट करेंगे रे डायग्राम्स के अंदर। तो ये बिल्कुल तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो ये ऑलवेज बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, और मैंने ये सिंगल लेटर याद रखने के लिए बता दिया, इससे तुम निकाल सकते हो कि हम ड्रान लगा करके देखेंगे। सबसे पहले ये पता करेंगे कि ऊपर वाला मीडियम डेंसर है कि रेयर है, तो वहां पे हम लिख लेंगे ऊपर वाला डेंसर है, नीचे वाला रेयर है। फिर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगी। ठीक है बेटा, तो ये इसमें एक चीज और देखिए कि जब भी लाइट डेंसर से किधर जाती है, रेयर की तरफ, ये किधर जा रही है, डेंसर टू रेयर। तो जब लाइट डेंसर टू रेयर जाएगी तो इस केस में देखो, इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस वो लेस देन होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ठीक है, और इस केस में हम देखें, इस केस में क्या होगा, इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ये देख लो, ये एंगल क्या है, छोटा है, ये एंगल क्या है, बड़ा है। ये एंगल क्या है, बड़ा है, ये एंगल क्या है, छोटा। जब टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी तो ये एंगल कम हो जाएगा, और जब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी तो ये एंगल बढ़ जाएगा। तो जब भी रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। और जब रेयर से डेंसर में जाएगी, किधर जाएगी, रेयर से डेंसर के अंदर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन किस तरफ रे मुड़ेगी रिफ्रैक्शन के अंदर, वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब आगे देखो, इसमें रिफ्रैक्शन का कॉज क्या होता है, क्यों लाइट मुड़ती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है 1 नंबर में कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का कॉज क्या होता है, क्यों लाइट मुड़ती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो क्यों मुड़ी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसका कॉज क्या होता है, रिफ्रैक्शन का कॉज। तो हम लिखते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज। और जब स्पीड चेंज होती है तो लाइट अपने पाथ से मुड़ जाती है। तो यहाँ पे यही रिफ्रैक्शन का कॉज होता है। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट्स वेलोसिटी,
refraction. When light goes from one medium to another medium, its velocity, wavelength, क्या होते हैं? चेंजेस, बट फ्रीक्वेंसी एंड फेज रिमेन्स कांस्टेंट. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या क्या चीजें चेंज होंगी? इसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी और फेज भी क्या रहेगा? सेम रहेगा. ठीक है. तो मेन कॉज क्या होता है लाइट के मुड़ने का? चेंज इन वेलोसिटी, यही कारण होता है. ठीक है. दिस इज द कॉज ऑफ, सो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट. When it goes from one medium to another medium, one medium to another medium. Cause of refraction. यही क्या होता है? रिफ्रैक्शन का कारण. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? चेंज. वेवलेंथ क्या हो जाती है? चेंज. फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती. ये चीज हमें याद रखनी है. ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्या क्या चीज चेंज होती है, क्या क्या चीज चेंज नहीं होती. फेज, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहते हैं, वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होती है. ठीक है. तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, जिसके कारण वो उसके नेचुरल पाथ से मुड़ जाती है. ये बहुत तेजी के साथ रहे, स्पीड चेंज हुई, थोड़ा सा मुड़ जाएगी इस तरह से. ठीक है. तो चेंज इन स्पीड कॉज बेंडिंग ऑफ लाइट, कॉज रिफ्रैक्शन. ठीक है. अब हमारे पास होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम देखते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. एन से भी रिप्रेजेंट कर रखा है कुछ बुक में, तो उसमें कोई फर्क नहीं है. म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एन से रिप्रेजेंट कर. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. इन वैक्यूम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से. टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. भाई वैक्यूम में क्या स्पीड है और उस मीडियम में क्या स्पीड है, उन दोनों को डिवाइड कर दो तो उन दोनों का जो रेशियो आएगा वो ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा उस मीडियम का. वही क्या कहलाएगा? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा. जैसे म्यू यहां पे हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी. ठीक है. ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और ये उस मीडियम में लाइट की स्पीड है v. तो म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी. यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है. यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस. एक नंबर होता है, जैसे एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो नियर अबाउट 1 होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हम यहां पे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर
देखो यहाँ पे बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो म्यू ऑफ एयर, इसको हम लिखते हैं 1.0002, ठीक है, 6, नियर अबाउट 1 मानते हैं, कितना मानते हैं 1, ठीक है। जब भी हम एयर की बात करेंगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो 1.000026 होता है और वो बहुत ही नियर अबाउट 1 के आसपास होता है। तो जितनी स्पीड से लाइट एयर के अंदर चलती है उतनी स्पीड से वैक्यूम के अंदर, लगभग ये मान करके चलते हैं उतनी स्पीड से वैक्यूम के अंदर चलती है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इंडेक्स ऑफ वाटर लिख लो पहले, वाटर क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, म्यू ऑफ वाटर, दिस इज C डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इन वाटर, और ये हमारे पास आता है बेटा, इसको जब डिवाइड करके निकालते हैं तो ये पॉइंट आता है 1.33 और 4/3 ऐसे भी लिख सकते हैं 1.3, ठीक है। ये तुम्हें गिवन मिलेगा, अगर इस पे क्वेश्चन आता है ऐसा कोई न्यूमेरिकल वगैरह आता है तो ये वैल्यूज गिवन मिलेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी हम याद रखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू और जी हमने लिख दिया, C डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इन ग्लास 1.5 और इसको 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज है जो बार बार यूज होती हैं हमारे न्यूमेरिकल्स वगैरह में, तो हम इनको याद रखेंगे। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 होता है, यहाँ से वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1, ठीक है। अब क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और लिख लेते हैं एब्सोल्यूट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो रिलेटिव का मतलब दो मीडियम का आपस में रिलेट करना, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अनदर मीडियम, इट इज द रेशियो ऑफ refractive index one medium with respect to another medium, ठीक है। अब मान लो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है। भाई मान लो ये हमारे पास एक इंटरफेस है और ये मीडियम ए है, इसको मीडियम ए नाम दे दिया, इसको मीडियम बी नाम दे दिया, ठीक है। लाइट यहां पे गिरी, ये हमने ऐसे गिरी, ये हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया बेटे, यहाँ पे ये नॉर्मल, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि भाई ये तो क्या है डेंसर मीडियम, ये मान लो रेयर मीडियम था, ये किधर मुड़ गए डेंसर टू रेयर, अब सॉरी उल्टा लिख लेते हैं हम, ये रेयर मीडियम मान लिया, ये डेंसर मीडियम मान लिया, रेयर से डेंसर टुवर्ड द नॉर्मल, ऐसे मुड़ गई, जाना चाहिए था इसको इधर, ऐसे मुड़ गई इधर, दिस इज आई दिस इज आर, ठीक है। अब इसमें मान लो वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है v1, इसमें कितनी है v2। अब हम क्या लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी। तो देखो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा और इसको डीपली पढ़ते हैं क्योंकि ये भी बार बार यूज होता है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी, किसके विद रिस्पेक्ट टू बी के, किसका, ए का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी। तो हम इसको क्या रीड करेंगे, हम इसको ऐसे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी डिवाइडेड बाय, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी। अब देखो म्यू ए कितना आ जाएगा, यहां से मैं लिख करके दिखाऊं, म्यू ए तो c अपॉन v1, भाई इसमें स्पीड क्या a में v1, तो किससे कंपेयर करेंगे, c से, तो c बाई v1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां से c बाई v1, और vb कितना आ जाएगा, म्यू बी c बाई v2, भाई इसमें स्पीड कितनी v2, b मीडियम में, तो कैसे निकालेंगे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी ऑफ लाइट को उस मीडियम में जो स्पीड है लाइट की उससे डिवाइड कर दो, तो c बाई v2, c से c कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, दिस इज v2 बाई v1, v2 बाई v1। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी, ये रेशियो होता है किस किस का, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए। तो यहां पे हम लिख सकते हैं म्यू ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी, दिस इज v2 बाई v1, ठीक है, इस तरह से। और इसका मीनिंग क्या होता है, दिस इज म्यू ए बाई म्यू बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A with respect to medium B, refractive index of medium A with respect to medium B, refractive index of medium A with respect to medium B, ठीक है। तो velocity of light in medium B divided by velocity of light in medium A, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में हम रिलेट करके देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब उसके बाद बेटा क्या आता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखो बेटा, 10th क्लास में पढ़ा है तो हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये सारा बेसिक चल रहा है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहला लॉ तो क्या है, पहला लॉ तो यही है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, फर्स्ट लॉ व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट्स वेलोसिटी एंड वेवलेंथ क्या होती है, चेंजेस, बट फ्रीक्वेंसी एंड फेज रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेंगे, फेज और फ्रीक्वेंसी, और क्या चीज चेंज होगी, वेवलेंथ और वेलोसिटी, जिसके कारण रिफ्रैक्शन होता है। दूसरा देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। यानी कि रे, अगर मान लो ये हमारे पास एक प्लेन है, बोर्ड का प्लेन, तो यहाँ पे एक रे गिरी,
और ये इसका नॉर्मल है। ठीक है, तो ये इसी डायरेक्शन में जाएगी, बाहर नहीं आएगी ऐसे। नॉर्मल भी इधर होगा, इंसिडेंट रे भी इधर, और इसी तीनों इसी प्लेन के अंदर लाई करेंगे। ठीक है, एक्स वाई वाई एक्स जेड में कुछ नहीं होगा, ना नॉर्मल होगा, ना इंसिडेंट रे होगी, ना रिफ्लेक्टेड रे होगी, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा वो देखो, तीसरा लो हम क्या लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, the product of sine of angle of incidence and refractive index ठीक है of a pair of medium इंसिडेंस, और यहां पे और रिफ्रैक्शन, ये लिख सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विद refractive index of a medium, refractive index of a pair of medium always constant, always क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, ये कैसे कांस्टेंट होता है, ये देखो बेटा, इस चीज को आप समझिए, ये हम इसको समझते हैं अच्छे से, क्योंकि ये बहुत बार यूज होगा और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। यहां पे देखो, ये मान लो हमारे पास एक इंटरफेस है। ठीक है, यहां पे एक रे ऐसे गिरी है। ठीक है, यहां पे हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया। ठीक है बेटा, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऊपर क्या माने, ऊपर हमने रेयर मीडियम मान लिया, रेयर, नीचे क्या है, डेंसर मीडियम। ये मान लो एयर है और ये क्या है, वाटर है, कुछ भी मान सकते हो, मैंने एग्जांपल के लिए मान लिया है। तो रेयर से डेंसर किधर मुड़ेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये मुड़ गया इधर, दिस इज आर, ये एक्स वाई इंटरफेस। ठीक है, यहां पे देखो बेटा, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, दिस इज म्यू ए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, म्यू जी, सॉरी म्यू वाटर, म्यू डब्ल्यू। तो रे किधर आई, रेयर से डेंसर में, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई, रिफ्रैक्शन हुआ। अब इसके अकॉर्डिंग हम चलें तो क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका देखो, ये साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ प्रोडक्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ प्रोडक्ट, म्यू ए क्या मिलेगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, और साइन ऑफ आर मल्टीप्लाई बाई म्यू वाटर क्या मिलेगा, ये भी कांस्टेंट मिलेगा भाई। इसका आर का और म्यू का प्रोडक्ट क्या आएगा, कांस्टेंट, या इसके आई का और इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट क्या आएगा, कांस्टेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन आई इंटू म्यू ए किसके बराबर, साइन आर इंटू म्यू डब्ल्यू, ऐसे लिख सकते हैं। दोनों कांस्टेंट के बराबर है, दोनों को बराबर कर सकते हैं ऐसे, और दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ पे देखो बेटा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज
साइन आई अपॉन साइन आर, दिस इज म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए, ठीक है, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये ऊपर चला जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या पढ़ेंगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, हमारे पास स्नेल्स लॉ, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्या पढ़ेंगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, लिख देते हैं म्यू ए डब्ल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट टू एयर के, और इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो इसको हम क्या लिखते हैं कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए पेयर ऑफ मीडिया ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट टू कितना होता है, 1.33। तो यहाँ पे हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा करके और यहाँ पे लिख रहा हूं द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction for a pair of media is always constant। तो ये हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। और ये एग्जाम में पूछी जाती है बेटा, 12th में पूछी जाती है, 10th क्लास में तो पूछी जाती है, 12th में पूछी जाती है, ठीक है, कि इन दोनों का रेशियो ऑलवेज क्या होता है, किसी पेयर ऑफ मीडिया के लिए कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब यहां से एक चीज हम निकाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर इस पे कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमसे पूछता है तो देखो यहाँ पे देखो साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, किसके बराबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन वाटर, ऐसे आ जाएगा, लिख सकते हैं भाई। ये रिलेशन हम लिख सकते हैं कि नहीं, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए क्या होगा, म्यू डब्ल्यू हमारे पास होगा सी अपॉन वी डब्ल्यू, और यहाँ पे म्यू ए क्या होगा, सी अपॉन वी एयर। दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करेंगे, ये इससे कट गया, वी ए बाई वी डब्ल्यू आ जाएगा, वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन वाटर। अब यहां से एक चीज देखेंगे हम, क्या, अगर इफ साइन आई अपॉन साइन आर, आई की वैल्यू आर से बड़ी हो, किस केस में, जब आई क्या होगा, आई इज ग्रेटर देन आर, भाई आई की वैल्यू ज्यादा होगी, आर की वैल्यू कम होगी, तो ये नंबर एक से बड़ा आएगा, ये नंबर एक से बड़ा आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नंबर, इन दोनों का रेशियो एक से बड़ा, तो इन दोनों का रेशियो एक से बड़ा, तो वेलोसिटी इन एयर, वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या आएगी, ज्यादा आएगी। कौन,
दिस इज म्यू वी ए इज ग्रेटर देन वी डब्ल्यू। ठीक है, और इस केस में ऑलवेज क्या मिलेगी, आई बड़ा है आर छोटे टुवर्ड्स द नॉर्मल, आई बड़ा है आर छोटे, रे ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमें सिर्फ स्पीड दे दी, भाई पहले मीडियम में स्पीड ज्यादा है, दूसरे मीडियम में स्पीड कम है, तो किधर जाएगी, तो हम कहेंगे कि ये ऑलवेज किधर मुड़ेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी, क्योंकि आई बड़ा होगा आर छोटा होगा, आर छोटा होगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी। और दूसरा केस